अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकंड ईयर बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसमें हम आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। हम इसको इस सीरीज़ से चलाएंगे, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और बुक के हिसाब से उसी सीक्वेंस में हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस हिसाब से जा सकते हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सेकंड ईयर बायोलॉजी में। अच्छा, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रिस्पायरेशन। तो आज हम रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन और इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन का रोल क्या और क्या इंपॉर्टेंस है रिस्पायरेशन का, ठीक है। इससे पहले हम कुछ बैकग्राउंड में जाते रिस्पायरेशन समझने से पहले। देखिए, बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। अब लिविंग थिंग्स क्या है, तो इसका डिफिनीशन हम कुछ इस तरह कर दें कि ये जो सर्टेन करेक्टरिस्टिक है, अगर ये किसी चीज़ में होगा तो उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये करेक्टरिस्टिक किसी चीज़ में नहीं होगा तो उसको हम लिविंग थिंग्स नहीं कहते। तो वो करेक्टरिस्टिक क्या है, वो उसको हम आपको पता होगा कि ये ग्रोथ जो है ना, लिविंग थिंग्स का एक करेक्टरिस्टिक है कि लिविंग थिंग्स वो होगा जो ग्रो करेगा, जो बढ़ रहा होगा, मूवमेंट करेगा। लिविंग थिंग्स मतलब कुछ फ्री मूवमेंट करता है, जिस तरह हम एनिमल्स है, एनिमल्स फ्री मूवमेंट करें एक जगह से दूसरी जगह, हम इंसान भी फ्री मूवमेंट करें। और कुछ ऐसा होता है कि वो फ्री मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, वो कुछ लिमिटेड मूवमेंट होता है। जिस तरह ट्रीज़ का मूवमेंट है, जो दरख्त होते हैं तो ये भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है तो ये सनलाइट की तरफ ये बढ़ रहा होता है। इसकी जो शाखें होती है, जो पत्ते होती है, तो वो ट्री सनलाइट की तरफ जाते हैं। तो ये भी एक मूवमेंट है जिस तरह, और सेम रूट्स का मूवमेंट है। तो प्लांट्स में भी इस तरह टैक्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट्स प्लांट्स में भी है। तो कुछ फ्री मूवमेंट कर रहे हैं जिस तरह ह्यूमन बीइंग और बाकी एनिमल्स, और कुछ का लिमिटेड मूवमेंट है जिस तरह ट्रीज़ का है। तो मूवमेंट भी एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। रिप्रोडक्शन असल बढ़ाना, तो हर लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर रहा होता है किसी न किसी, कुछ सेक्सुअल करता है, कुछ एसेक्सुअल करता है, कुछ और तरीक़ों से करते हैं रिप्रोडक्शन। जिस तरह बैक्टीरिया फिशन के जरिए करे, तो रिप्रोडक्शन के और बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे प्रोसेस है। तो लेकिन रिप्रोडक्शन हर लिविंग थिंग करेगा, ठीक है। ये करेक्टर से एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं लिविंग थिंग से, तो वो लिविंग थिंग के बॉडी में तो वो एक्सक्रीट हो रहा होता है न्यूट्रिएंट। अच्छा, लिविंग थिंग के बॉडी में अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। जिस तरह के ये मैंने बता दिया कि ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इसमें सर्कुलेशन होता है, और हर ऑर्गेनिज्म के अलग कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके बॉडी में अलग किस्म के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है। तो अब इस एक्टिविटीज़ करने के लिए इसके लिए कुछ एनर्जी और कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होती है, और जो फूड में हम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, एक तो इन सब के लिए जो एनर्जी बन रही होती है, ये सब प्रोसेस जो हो रहा है इसके लिए जो एनर्जी बन रही होती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स ही बनते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट से ही एनर्जी बनता है इसके लिए। और न्यूट्रिएंट से एनर्जी जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। न्यूट्रिएंट से जब एनर्जी बनती है जिस प्रोसेस के ज़रिए, जिन बायोकेमिकल एक्टिविटी के ज़रिए, जिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ज़रिए, उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट, एक तो ये एनर्जी बनती है, और दूसरा ये बॉडी के अंदर ये बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करे। जिस तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स जो रिक्वायर्ड होती है, जो सेल बनते हैं, तो इसके लिए जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह जो रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी कहाँ से पूरी होती है, वो ज़रूरत न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल है, जो एनर्जी भी इससे बनती है, और बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होती है, जो बिल्ड्स होती है, जो रिपेयर होती है बॉडी में, वो भी इस न्यूट्रिएंट से होती है, ठीक है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह वो सब कुछ होता है। अच्छा, अब हम आते रिस्पायरेशन की तरफ। तो रिस्पायरेशन क्या, ये एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है। बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस प्रोसेस को, उन रिएक्शंस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स है, या 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक है इंटरनल रिस्पायरेशन और एक है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन पे। अच्छा, इंटरनल रिस्पायरेशन जो है, इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं, और ये इंटरनल रिस्पायरेशन सेल के अंदर होता है, ठीक है। इंडिविजुअल सेल के इनसाइड जो रिस्पायरेशन होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन, इसको
मोस्टली बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है। बायोकेमिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एनर्जी होती है वो इन केमिकल फॉर्म एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूड से एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो ये केमिकल है, और बायोकेमिकल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम के इनसाइड होता है, तो इसको हम बायोकेमिकल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम अगर डेफिनेशन को देखें, रेस्पायरेशन का, सेलुलर रेस्पायरेशन के डेफिनेशन को हम देखें, अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सेल। ठीक है, इसमें एक सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और सेल के अंदर होता है ये, वेयर बायोकेमिकल एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एनर्जी क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिलीज होते हैं, जैसा कि ग्लूकोज, हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज जाके उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ग्लूकोज में वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, एंड स्टोर्ड इन एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल, और वो एनर्जी जो होती है वो फिर एक दूसरी शेप में स्टोर हो जाती है। एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल जिसको हम एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, ये एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है, खुराक से एनर्जी स्टोर हो जाती है इस मॉलिक्यूल की फॉर्म में, फिर ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो यूटिलाइज होता है। ठीक है, फॉर यूज इन एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो वो एनर्जी क्या क्या करते हैं, खुराक जो हम लेते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें से हम खुराक लेते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इस एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है, और ये एटीपी का जो एनर्जी है फिर ये बॉडी में स्टोर हो जाता है। और किस लिए स्टोर हो जाता है, यूज इन एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। फिर ये एटीपी जो है ये इस्तेमाल होते हैं बॉडी की जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड एक्टिविटी है इसमें फिर ये इस्तेमाल होती है। जो एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में तो वो इस्तेमाल होती है जब बॉडी जो भी रिक्वायर्ड जो काम करे, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड एक्टिविटी है बॉडी का, तो इसमें वो एटीपी वाली एनर्जी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, कि रेस्पायरेशन के कितने टाइप्स है, और इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए, हमें आइडिया क्लियर हो जाए कि ये रेस्पायरेशन बेसिकली है क्या। तो इसकी जो टाइप्स है वो दो है, एक है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करूँ कि ऊपर वाला जो डिफिनीशन है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिफिनीशन है। कुछ लोग कहते हैं कि रेस्पायरेशन इज प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड सेल रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह कुछ डिफिनीशन लोग करते हैं, लेकिन वो मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन नहीं होता, क्योंकि अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि रेस्पायरेशन टू टाइप्स का है। एक है एरोबिक, तो एरोबिक के लिए तो अगर यहाँ पर आप ऑक्सीजन ऐड करें तो ठीक हो गया, लेकिन एनएरोबिक में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता। जब एनएरोबिक में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता तो आप जो डिफिनीशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर वो एरोबिक के लिए तो वो ठीक हो गया वो डिफिनीशन आपका, लेकिन एनएरोबिक के लिए वो डिफिनीशन फिर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है इसमें आप सेलुलर रेस्पायरेशन की डिफिनीशन में आपने ये कभी नहीं लिखना कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपने नहीं लिखना, क्योंकि रेस्पायरेशन में कुछ रेस्पायरेशन ऐसा है जो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर आप यहाँ पर ये लिखें और नीचे यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन होता है तो फिर आपका ये डिफिनीशन इसके लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन की तरफ। इसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन इसमें इस्तेमाल होता है, और जितनी भी हायर एनिमल्स है या प्लांट है वो सब के सब इसमें मोस्टली जो है एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, इसमें ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है एरोबिक रेस्पायरेशन। एक है ग्लाइकोलिसिस जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल में होता है। ठीक है, और दूसरा है क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दोनों नाम इसको कहते हैं। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये 3 स्टेप्स में जो है एरोबिक रेस्पायरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि एरोबिक रेस्पायरेशन में बेसिकली ओवरऑल क्या होता है। तो इसमें क्या है, C6H12 और से ग्लूकोज मालिक्यूल है, इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाते हैं। लेट में बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ऑक्सीजन मिल जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं इसके साथ तो ये 3 स्टेप्स में क्या होते हैं, 3 स्टेप्स में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है।
ठीक है, वाटर H2O रिलीज़ होता है और साथ 36 ATPs बनते हैं, ठीक है। तो ये ATPs क्या है, ये बेसिकली है एनर्जी, ठीक है। ये वाले मॉलिक्यूल है जो ऊपर जिसकी हमने बात की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का ये जो कंप्लीट रिएक्शन इसका है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। तो फिर इससे रिलीज़ क्या हो जाता है, इसका जब ब्रेक डाउन होता है और ये 3 स्टेप्स गुजर जाते हैं तो होता कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, इससे पानी रिलीज़ होता है और 36 ATP बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ग्लूकोज है, इसकी साथ ऑक्सीजन मिल गया तब ये ATPs बना, ठीक है। तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम आते हैं सेकंड टाइप एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ह्यूमन बींग में भी ये भी होता है और भी बहुत एनिमल्स में, लेकिन ये जब स्ट्रेस कंडीशंस होता है, ठीक है, तो तब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिस तरह एक्सरसाइज के दौरान आप मतलब जब वो लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं तो बॉडी उस टाइम बहुत तेज़ी से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन पूरा नहीं होता उस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो साथ में उसके साथ ये भी एक्टिवेट हो जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता और वेरी लिटिल एनर्जी, मतलब इसमें ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल, इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 ATPs तक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको बहुत कम मकदार में एनर्जी देते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्टली और फॉर्म्स होते हैं, 2 टाइप्स है इसके। तो इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और अल्कोहल फर्मेंटेशन है। ये 2 प्रोसेस से मोस्टली जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ये 2 टाइप का फर्मेंटेशन है, इसको हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, जो एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा है अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन। लेकिन मोस्टली जब भी हमारे सामने कोई बात करता है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं उनके सामने, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो मेजर कंसेप्ट है वो इस साइड पे आ रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके है 2 कैटेगरीज या 2 अलग अलग ब्रांचेज है रेस्पिरेशन के। तो दूसरी तरफ अब हम आते हैं, ये तो हो गया रेस्पिरेशन, तो आपको पता चल गया कि रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है ऑर्गेनिक फूड से और वो स्टोर हो जाता है ATP की फॉर्म में। और ATP क्या है, ये एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है जो फ्यूचर में वो बॉडी में जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ये मॉलिक्यूल यूटिलाइज करके वो ज़रूरत पूरी हो जाती है एनर्जी की, ठीक है। तो फिर इसके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, एरोबिक है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस, कैप साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये ओवरऑल रिएक्शन है इसका कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा टाइप है एनएरोबिक, ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, लिटिल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें। और इसके भी 2 टाइप्स है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो ये था इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम ये इसका जो दूसरा टाइप है तो ये हम इस पे आते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पर हमने जो बात की वो सेल की लेवल पर की कि यहाँ पर जो भी रेस्पिरेशन होता था वो सेल के अंदर होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है इस रेस्पिरेशन में। अब ये ऑक्सीजन आता कहाँ से, इसकी ज़रूरत कहाँ से पूरी हो जाती है, तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ये वाला जो ऑक्सीजन जो इंटरनल रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होता है ये आता कहाँ से, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से ही आता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। देखिए ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम सांस ले रहे हैं। अब हमने ऑक्सीजन ले ली, वो अंदर चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो लंग्स एंड अबव द लंग्स से ऊपर ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पर अंदर बॉडी के हर एक पार्ट के सेल में जो कुछ होता है, सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ आ गई यहाँ पर। तो एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो बाहर होता है और इंटरनल जो सेल के अंदर होता है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग इसकी हम 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक है इनहेलेशन जो हम सांस अंदर लेते हैं, ये है इनहेलेशन, ठीक है, या इंस्पायरेशन भी इसको बोलते हैं। इसमें सांस अंदर चले और सांस में मोस्टली ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है इसके अंदर। और दूसरा है एक्सहेलेशन यानी बाहर आना,
सांस का बाहर आना, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, इसमें सांस बाहर आ जाता है और उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन में ऑक्सीजन इनसाइड, एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। अच्छा, अब ये जो मैकेनिज्म होता है ये कौन से सिस्टम के अंदर होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है ना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम में एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के बीच एक और प्रोसेस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेस्पिरेशन में इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्यों होता है, इसको समझने के लिए वो प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है और वो है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज होता है, क्या होता है, इसको मैं आप लोग के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ब्रेड खा ली, ठीक है, वो ब्रेड जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में से ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज विलाई के ज़रिए ब्लड में चला गया और ब्लड से फिर वो लिवर में और लिवर से फिर हार्ट में, लिवर में फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। जब फूड डाइजेस्ट होता है वो लिवर में चला जाता है हेप्टिक पोर्टल वेन के ज़रिए। तो वो जब फिल्टर हो गया, हार्ट में गया, हार्ट ने पंप किया, वो यहाँ तक पहुँच गया वो ग्लूकोज ब्लड के ज़रिए। या तो अब सपोज़ यहाँ पर ये एक सेल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज पहुँच गया। अब ग्लूकोज से जो एनर्जी बनती है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज तो आ गया, ये ग्लूकोज है, अब इसके लिए ये ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए अंदर चला जाता है, ठीक है। नोज़, पेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ये जो सख्त सा ये पाइप होता है उसको ट्रेकिया कहते हैं, ये इसके अंदर से हवा चली जाती है लंग्स में और लंग्स में फिर ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में शामिल होके हार्ट में जाता है। हार्ट जब पंप करते हैं तो वो ब्लड ऑक्सीजन को लेके यहाँ तक भी पहुँच जाता है। ब्रेड से वो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज भी यहाँ पहुँच गया, अब ऑक्सीजन भी पहुँच गया है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलके ये प्रोसेस होगा, ये 3 स्टेप्स जो है, इसके बाद ये चीज़ रिलीज़ होगी। तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो गया, वाटर भी और एटीपी भी। वाटर भी बॉडी में यूटिलाइज होता है मोस्टली और एटीपी तो स्टोर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट है, तो ये वेस्ट तो बॉडी से रिमूव हो गया। देखिए एक्सक्रीशन हर लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके जाएगा बाहर से, और सेल से बाहर ब्लड लेके जाएगा। सेल से बाहर आ गया, ब्लड में शामिल हो गया, ब्लड वापस आ गई हार्ट में, ठीक है। तो जब हार्ट में ब्लड आ जाती है तो हार्ट इसको पंप करके लंग्स में आ जाता है। तो लंग्स में वो ब्लड जो जिस्म से आती है, पूरी जिस्म से इस तरह आती है, सिर्फ यहाँ से नहीं, पूरी जिस्म से ब्लड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आए लंग्स में, हमने ऑक्सीजन अंदर किया। अब लंग्स में जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने बाहर से ऑक्सीजन अंदर किया, तो वो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाते हैं विलाई के अंदर। विलाई जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं लंग्स के, ठीक है, और लंग्स की यूनिट है, और वहाँ ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाता है, ठीक है, लंग्स की जो स्पेस है वहाँ आ जाते हैं, तो हम इसको एक्सहेल कर देते हैं। तो देखिए अब बेसिक में जो पॉइंट पे रहा हूँ तो वो ये कि ये रेस्पिरेशन का ये इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेट करता है एक दूसरे के साथ। किस तरह रिलेट करता है, रिलेट इस तरह करता है कि यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन जो था, जो एनर्जी बन रही है फूड से, उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। कौन प्रोवाइड करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यहाँ तक, यहाँ से रिमूव होना है कार्बन डाइऑक्साइड ने, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो कौन रिमूव करता है, ब्लड लेके आता है लंग्स में और लंग्स इसको रिमूव करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, जो सेल के अंदर होता है, एनर्जी बन रहे होते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जो सेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करता है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन ये फर्स्ट ईयर बायोएनर्जेटिक चैप्टर में ये डिटेल में ये सब कुछ है उसमें। तो इस चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीथिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसमें नोज़ का क्या रोल है, और इसमें लैरिंग्स, पेरिंग्स और ट्रेकिया और फिर ब्रोंकाई, ब्रांकियोल, लंग्स, इसका क्या रोल है, कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और जो गैसेस एक्सचेंज है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज वो पॉइंट है जहाँ जिस पॉइंट पे बॉडी से, ब्लड से
जो ऑक्सीजन है वो शामिल हो जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द गैशियस एक्सचेंज। तो ये जो इनहेलेशन एक्सेलेशन प्रोसेस होता है ये होता ही इसीलिए गैशियस एक्सचेंज के लिए। और ये गैशियस एक्सचेंज जो होता है तो ये मतलब क्यों होता है, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ रिमूव होता है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो भी गैशियस एक्सचेंज के जरिए ही यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, नेक्स्ट चैप्टर आप इस नेक्स्ट जो टॉपिक है आप इस तरह लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे और वो रेस्पिरेटरी सरफेसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।